गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस लेक्चर में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग विस्तार से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन में आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन around charged particle or charged body in which if another charge is placed it experiences electrostatic force। ये तो रहा डिफिनीशन। तो चलिए हम लोग डिफिनीशन को डिटेल्स में, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल्स में समझते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों मान लीजिए हमारा कोई चार्ज है, ये Q1 कहीं स्पेस में ये रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज जिसका नाम है Q डैश अगर रख दिया जाए तो ये जो चार्ज पार्टिकल था वो एक फोर्स का फील करेगा। इस चार्ज पार्टिकल में एक फोर्स फील होगा जिस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये फोर्स फील होगा तो आखिर ये पहले जब ये नहीं था तो ये कोई फोर्स फील नहीं कर रहा था, लेकिन इसके आते ही ये एक फोर्स का अनुभव करने लगा। तो आखिर क्यों? क्या इसके पास हमारे जैसे सेंस ऑर्गन्स हैं? इसके पास कोई हाथ वगैरह जो आके इस पर धक्का देने लगा? नहीं। तो आखिर क्यों इसके पास सेंस ऑर्गन है नहीं, तो क्यों ये फोर्स का फील कर रहा है? तो ये वही कारण है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों मेरे कहने का मतलब कि ये जो चार्ज पार्टिकल था ये अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा माहौल बना के रखता है जहां अगर उस माहौल में अगर दूसरा कोई चार्ज आए तो इस पे एक फोर्स फील होगा। फोर्स तो इस पे फील होगा ही होगा, इस पे भी फोर्स फील होगा। जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा। तो उसी फील्ड को, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम, ये R1 डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये R1 डिस्टेंस पे जो ही हम Q1 चार्ज लाए तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इसका नाम दे रहे हैं 1 और इसका नाम दे रहे हैं 2। तो इस पे फोर्स लगने वाला फोर्स क्या होगा, F2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू Q डैश बाई R1 का स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो फोर्स लग रहा है दोस्तों, ये फोर्स इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, K Q डैश बाई R1 का होल स्क्वायर। तो ये तो फोर्स जो था वो इस पॉइंट पे लग रहा था। अगर जो ही हम इस पॉइंट को चेंज करें तो वहां पे फोर्स भी चेंज होगा। तो यही कहने का मतलब कि इस चार्ज पार्टिकल के कारण हर एक पॉइंट पे, इसके चारों ओर हर एक पॉइंट पे एक ऐसा फील्ड है जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हम लोग लाएंगे तो वो क्या करेगा, दोनों चार्ज पार्टिकल फोर्स का अनुभव करेंगे। ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। हाँ, ये फील्ड कहीं भी हो सकता है, इसके चारों ओर कहीं भी। इसको मान लीजिए हम यहाँ ना रखकर यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो ये फोर्स का फील्ड जरूर करेगा, दोनों पे फोर्स लगेगा। और हाँ, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग, ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग इसी के बारे में डिटेल से समझेंगे कि ये है क्यों। चलिए मान लेते हैं कि एक आग जल रही है यहाँ पे, ठीक है, एक आग जल रही है। तो हम जैसे ही अपना हाथ वहां पे लाते हैं तो हमें हीट का फील होता है, ठीक है। हीट फील हो रहा है, जैसे हम हाथ हटा लिए तो हमें हीट का फील नहीं होता है। तो क्यों? हमारा हाथ आते ही वो आग को समझ में आ जाता है क्या कि हाँ कोई आया है, किसी का हाथ आया है, हम हीट प्रदान करें। ऐसा तो नहीं है, नहीं। क्यों हीट हमें फील होता है? क्योंकि उसके चारों ओर हीट रेडिएट होता रहता है। अगर कोई यहाँ पे लकड़ी जल रही है, कुछ भी जल रहा है, तो उसके चारों ओर हीट रेडिएट होता है। अगर वहां पे कोई सेंस करने वाला ऑर्गन आ जाए तो वो हीट का सेंस करेगा। जैसे जैसे हम पास आएंगे हीट का सेंस ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे हीट का सेंस कम होगा। तो वही इसमें होता है। अगर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल रख दें तो उसके चारों ओर एक फील्ड बन जाता है, जिस फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो फोर्स उस पर लगेगा। और
ये जो फोर्स लग रहा था वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पे तथा साथ ही साथ तो फोर्स तो दोनों पे डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड करेगा इस चार्ज के, इस सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और हमारा डिस्टेंस पे कि कितना डिस्टेंस हम ले रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं कोई चार्ज, यहाँ पे क्यू डैश चार्ज लाते हैं, तो यहाँ पे ये फोर्स फील करता है, उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, तो F ऑन, अगर 2 नाम है इसका तो F ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू K क्यू डैश बाई R का स्क्वायर। मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो R का स्क्वायर। दोस्तों जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह फील्ड जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाएंगे तो उसमें फोर्स का फील्ड होगा। दोनों चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करेंगे, लेकिन हमें किसके लिए फील्ड निकालना है, सोर्स चार्ज के लिए, तो हम केवल सोर्स चार्ज को मेजर करेंगे, सोर्स चार्ज पे ध्यान केंद्रित करेंगे। अच्छा, और इसमें बात, इसको समझने के और इसको डिटेल्स में समझने के लिए हमें एक टर्म से इंट्रोड्यूस करना होगा जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। टेस्ट, ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज which does not produce its significant electric field is called a test charge। एक इतना छोटा पॉजिटिव चार्ज जो जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो, सिग्निफिकेंट मतलब इतना कम हो कि उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट ना डाले, तो उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। अगर हमें किसी भी चार्ज के चलते, किसी भी चार्ज के कारण अगर हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। मान लिए कि एक हमारा चार्ज है यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज है। अच्छा, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं दिया, इसका मतलब जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं इसके कोई भी डिस्टेंस पे, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, तो मैं यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा। सॉरी, टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ये मेंशन कर लीजिएगा। तो हमें पता करना क्या कि ये जो चार्ज था हमारा Q, उसके कारण x डिस्टेंस पर, पहले ये हटा देते हैं, x डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें निकालना है। हम क्या करें, हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, Q नॉट हम टेस्ट चार्ज यहाँ पे इस पॉइंट पे रख दिए। अब देखते हैं कि इस टेस्ट चार्ज पर ये कितना फोर्स लगा रहा है, निकालते हैं। तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा, तो ये तो क्यू नॉट पे लगा रहा था, क्यू नॉट का मैंने क्या बोला कि टेस्ट चार्ज वो होता है जिसका खुद का सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। चलिए इसके बारे में हम और कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए कि एक पॉजिटिव बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज बॉडी के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड्स की ओर होगा। क्यों होगा वो भी बता दे रहा हूं, क्योंकि हमने कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कैसे किया था, तो किसी भी पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखेंगे। अच्छा, हमें पता है कि ये टेस्ट चार्ज जो फोर्स का फील करेगा, जो फोर्स अनुभव करेगा इस टेस्ट चार्ज पे, वो क्या होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे रखें तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो ये पहले से पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव चार्ज को यह किधर की ओर फोर्स लगाएगा, बाहर की ओर, रेडियली बाहर की ओर। इसलिए ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह रेडियली आउटवर्ड्स होगा। वहीं पे अगर कोई निगेटिव चार्ज है, ये मान लीजिए निगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना गया है रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है,
मैं लिख दे रहा हूँ क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। क्यों आउटवर्ड्स होगा? क्योंकि अगर हम कहीं भी इसके चारों ओर कहीं भी एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर की ओर लगेगा? बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है और ये सोर्स चार्ज भी हमारा क्या है? ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों हम पहले से जानते हैं कूलम्ब्स लॉ में कि दो सेम नेचर के चार्ज रहेंगे, लाइक चार्जेस रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, अगर हमारा सोर्स चार्ज निगेटिव है, निगेटिवली चार्ज है, तो उस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली इनवर्स। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखें तो टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव और ये सोर्स चार्ज निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन, वो उसको अंदर की ओर फोर्स लगाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली इनवर्स। कुछ नेक्स्ट पॉइंट, in a region electric field is said to exist if an electric force is exerted on a static charge placed at that point। तो ये क्या कह रहा है कि किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगा, तभी माना जाएगा जब उस पॉइंट पे, उस क्षेत्र के किसी पॉइंट पे किसी स्टैटिक मतलब स्थिर चार्ज पे, स्टेबल चार्ज पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगे। अगर किसी पॉइंट पे मान लीजिए ये हमारा, मैं इसको रफ कर दूंगा हल्का सा, मान लीजिए कोई रीजन है, ठीक, यहाँ पे हम कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट मान लिए, कोई रीजन था, यहाँ पे हम कोई पॉइंट मान लिए, यहाँ पे अगर कोई स्टैटिक चार्ज है हमारा क्यू, स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक मतलब स्टेबल चार्ज है, रुका हुआ है वहाँ पे, अगर यहाँ पे इस पे कोई फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? केवल इलेक्ट्रिक फोर्स, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स या हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स, और भी कोई फोर्स लगे या ना लगे उससे हमको मतलब नहीं है। अगर इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो हम मानेंगे कि इस पॉइंट पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण है? तो सोर्स चार्ज कहीं ना कहीं होगा, सोर्स चार्ज, इससे किसी डिस्टेंस पे सोर्स चार्ज कोई ना कोई होगा जिसके चलते इस पे क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। क्योंकि हमें दोस्तों पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स तभी लगता है जब दो चार्जेस होते हैं आसपास से किसी भी डिस्टेंस पे, जब दो चार्ज होंगे तभी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है विद एवरी चार्ज पार्टिकल देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विच एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए क्यू चार्ज है, ये पार्टिकल कोई है यहाँ पे जिसपे क्यू चार्ज है, ये बोल रहा है कि विद एवरी चार्ज पार्टिकल देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चार्ज पार्टिकल है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, विच एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, मतलब इतना समझ लीजिए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव यानी किसी एक कूलम्ब के चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं। तो हमें किसी भी पॉइंट पे हमको पता करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाकर देखेंगे, टेस्ट चार्ज ला दिए और टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? ए बराबर के क्यू नॉट बाई, अगर ये डिस्टेंस वाई है तो वाई का स्क्वायर। ठीक है, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम यहाँ पे क्या फोर्स निकाल रहे हैं। ये फोर्स कहाँ तक होगा? ये फोर्स, इस फोर्स का वैल्यू जीरो कब होगा? जब ये फोर्स, ये वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू इन्फिनिटी पे। अब समझ रहे ना, जैसे जैसे हम वाई का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे फोर्स का वैल्यू घटते जाएगा। अच्छा, फोर्स का वैल्यू जीरो कब होगा? जब वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होता है, किसी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, और वो उस चार्ज पार्टिकल के एकदम सबसे निकट वाली दूरी से लेकर इन्फिनाइट तक होगा। अब ये अलग बात है कि इन्फिनाइट पे उसका फोर्स का वैल्यू इतना कम होगा जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं या सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन होगा तो कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। जैसे आप लोगों ने ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी क्या करती है? ग्रेविटी फोर्स लगाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ये पेन रखा हूँ, तो ये पेन नहीं जो ही छोड़ूंगा तो पृथ्वी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ये अपने पास ला देगी, खींच लेगी। अच्छा, पृथ्वी से इसकी दूरी बहुत कम है तो फोर्स ज़्यादा है,
जैसे जैसे ये दूरी बढ़ाते जाएंगे फोर्स का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। एक फील्ड होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, उस फील्ड से ये जाएगा बाहर चला जाएगा तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तो लग रहा है, अब वो बहुत इतना कम वैल्यू है उसका कि मतलब ये हम लोग निग्लिजिबल मान सकते हैं उसको, या उसको काउंट करना मुश्किल है। लेकिन फोर्स तो कहाँ तक लगता है, इन्फिनाइट तक, जब तक से इन्फिनाइट पे ना चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल के फोर्स में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये m1 क्या है, मास ऑफ अर्थ। ये m2 क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी पेन का मास। अब ये वैल्यू जीरो, Fg का वैल्यू जीरो कब हो सकता है, मास तो जीरो नहीं होगा, मास तो कितना भी दूर चला जाए मास तो जीरो नहीं होगा। और ये जी, ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये भी जीरो नहीं होगा। तो जीरो कौन सा हो सकता है, इसके चलते जीरो हो सकता है फोर्स का वैल्यू। ठीक है, तो ये अगर हम इन्फिनाइट करते जाएं तो डिनोमिनेटर का वैल्यू जब बढ़ेगा तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो ये कब जीरो होगा, जब ये इन्फिनाइट हो जाएगा। उसी तरह से ये फोर्स कब जीरो हो जाएगा, जब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो किसी भी चार्ज के आसपास का वह क्षेत्र, वह फील्ड जहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर क्या फोर्स का अनुभव करेगा, वो दोनों चार्जेस क्या करेंगे, फोर्स का अनुभव करेंगे। अच्छा, जो चार्ज पहले से था, जिस चार्ज के लिए हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसको सोर्स चार्ज बोला जाता है। और जो चार्ज हम ला रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए उसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। तो अभी तो हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल देगा तो उसको कैसे निकाला जाएगा, वो हम अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसी को कोई कोई बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by a unit positive point charge both in magnitude and direction। चलिए डेफिनेशन तो आप याद कीजिएगा या समझिएगा जो भी है, मैं बट ऐसा कोशिश करूँगा समझा देने का कि डेफिनेशन आप लोग अपना खुद से बना सकते हैं। देखिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। चलिए सपोज कीजिए कि कहीं पे एक 5 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज कहीं स्पेस में है। अब उसके चलते हमको किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, तो एक दूरी हम ले लेते हैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो 3 मीटर की दूरी हम ले लिए, 3 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बाय द डेफिनेशन हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, एक यूनिट पॉइंट चार्ज पे जो इसके चलते फोर्स लगेगा, किसी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इस सोर्स चार्ज के चलते जो फोर्स का अनुभव होगा या जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगा, इस चार्ज के चलते। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, इस चार्ज के कारण इतनी दूरी पे, कितनी दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहा जाएगा। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 कूलम का चार्ज रख दिए, 1 कूलम का चार्ज रख दिए, ठीक है। तब इस पे हम फोर्स निकालेंगे, तो 1 कूलम का चार्ज है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो F इक्वल टू K। अच्छा, चार्ज, ये चार्ज सोर्स चार्ज का वैल्यू कितना है 5, टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना है इंटू 1 बाई दूरी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी F बराबर 5K बाई 9। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, तो ये तो हमें फोर्स निकाला है, तो फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होगा ही होगा। तो जो ये इसका फोर्स 1 कूलम का फोर्स कितना लगा 5K बाई 9 न्यूटन। तो यही वैल्यू इस चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 5K बाई 9 न्यूटन पर कूलम।
तो सर ये पर कूलम क्यों कर रहे हैं? फोर्स का तो आया था 5K/9, ये पर कूलम क्यों कर रहे हैं? तो पर कूलम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है कि यहाँ पर अगर 1 न्यूटन का एक कूलम का चार्ज रखें तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है? 5K/9 न्यूटन। तो अगर हम 2 कूलम का चार्ज रखेंगे तो 5K/9 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली ये बताता है कि पर यूनिट कूलम पर कितना फोर्स लगेगा। अगर सिंपल डिफिनेशन इसका लिखा जाए तो इसका सिंपल डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ए सोर्स चार्ज ऑन पर कूलम ऑफ अनदर चार्ज एट ए डिस्टेंस। यानी ये जो चार्ज है हर एक कूलम पर कितना फोर्स लगा रहा है किसी खास डिस्टेंस पे, वही क्या कहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। मान लीजिए 10 कूलम का चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और इससे 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पे एक 5 कूलम का चार्ज है। तो बताइए इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? ठीक है, तो हमें क्या करना है, या तो हम इस सोर्स चार्ज के साथ हम फोर्स निकाल लेते हैं। ये सोर्स चार्ज है, इस सोर्स के चार्ज के चलते हम इस पे फोर्स निकाल लें। 2 मेथड है हमारे पास। तो चलिए हम इसके कारण इस पे फोर्स निकालते हैं। तो F क्या हो जाएगा? K इंटू 10 इंटू 5/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। और कितना आ जाएगा? 50K/4 न्यूटन। ये तो फोर्स निकाले हम। तो ये फोर्स जो लग रहा है कितना कूलम पे लग रहा है? 5 कूलम पे लग रहा है। बट हमें तो 1 कूलम पे चाहिए ना, क्योंकि ये क्या है? पर यूनिट कूलम पे ये कितना फोर्स लगाता है? पर यूनिट चार्ज पे ये कितना फोर्स लगाता है, वही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है। तो ये तो कितना पे लगा? 5 न्यूटन पे। तो 5 कूलम पे लगा, तो 1 कूलम पे कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 50K/4/5, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे पूरे में, कितना हो जाएगा? 10K/4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, बता दे रहा हूँ। एक हमारे पास सोर्स चार्ज था 10 कूलम, उसे 2 मीटर की दूरी पे कितना था? 5 कूलम का चार्ज। तो हमें बताना था कि सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, यानी इससे 2 मीटर की दूरी पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो पहला मेथड तो ये है कि हम इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? कि Q1 Q2/r²। r का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये कितना है? 50K/4 न्यूटन। तो ये तो हमारा फोर्स कितने पे आया? 5 कूलम पे फोर्स ये लगा रहा है। लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है कि सोर्स चार्ज के चलते पर यूनिट पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो ये तो 5 कूलम है, तो 1 कूलम बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 5 से डिवाइड कर दिए, और जो भी वैल्यू है हमारा किस चीज़ का वैल्यू है? यही तो वैल्यू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है, जो कितना है? 10K/4 न्यूटन पर कूलम। एक दूसरा मेथड ये हो सकता था कि हम क्या करें, ये हमारा 10 कूलम का चार्ज था और इसके 2 मीटर की दूरी पर हमको क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम ये भूल जाए कि यहाँ पे हमारा 5 कूलम चार्ज है, और 5 कूलम का चार्ज के बदले हम क्या 1 कूलम का चार्ज मान लेंगे। कितना कूलम का? 1 कूलम का। क्यों? क्योंकि हमें यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे निकालना है फोर्स। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? तो Q1 का वैल्यू 10, Q2 का वैल्यू कितना है? 1 ही है, रहने देते हैं, बाई डिस्टेंस कितना है? 2 का स्क्वायर 4, यानी 10K/4 न्यूटन पर कूलम। यानी पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यह फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। फोर्स बताता है और उसके डायरेक्शन। तो फोर्स बताता है, तो फोर्स के पास तो
फोर्स तो हम जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और सबसे बड़ी बात, फोर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको वेक्टर ऑफ अलजेब्रा का यूज करना होता है। इसलिए फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि ये फोर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फोर्स ही बताता है। किसी भी चार्ज के चलते किसी खास पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही तो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, नेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना लिखकर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस चीज से डिनोट कर सकते हैं? ई और उसके ऊपर वेक्टर का साइन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर का साइन दे देंगे। ये क्या डिनोट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किसी भी पॉजिटिव चार्ज के चलते हमेशा उससे दूर की ओर होता है। ठीक, व्हाइल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टुवर्ड्स इट। अब हमारे पास अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, क्यू चार्ज है। अच्छा, क्यू चार्ज के चलते हमें किसी पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसका डायरेक्शन निकालना है। तो चाहे पॉजिटिव सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव हो या सोर्स चार्ज हमारा निगेटिव हो, हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम मान लीजिए क्यू रख दिए। ठीक है, तो क्यू है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये और सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव, तो ये इस पे फोर्स किधर की ओर लगाएगा? अपनी ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्स होगा। किधर की ओर? नेगेटिव चार्ज की ओर। नेक्स्ट, डायमेंशन। इसका डायमेंशन होता है m l t - 3 a - 1। हमें किसका डायमेंशन निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं या उसका यूनिट जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसका माप में यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम। ठीक है, अच्छा, अगर हमें न्यूटन का डायमेंशन याद है, फोर्स का डायमेंशन याद है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन पता चल जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m l t - 2। अच्छा, चार्ज का डायमेंशन हम लोगों ने कल देखा था। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? a t, क्योंकि q = I t एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। q जहाँ क्या है? चार्ज है, I क्या है? करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, t क्या है? टाइम। तो I क्या होता है? डायमेंशन a, डायमेंशन फॉर्मूला, t क्या है? टाइम। यानी चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AT। वही मैंने यहाँ पे AT लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? m l t - 2 पहले से था, और एक t नीचे से ऊपर गया तो t के पावर -3, और a ऊपर जाएगा तो a के पावर -1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m l t - 3 a - 1। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज q प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय फोर्स = q × E। रीजन है, कोई फील्ड है ऐसा, कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? E है। इस रीजन में, इस पॉइंट पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? E है, और वहां पे हमको क्या निकालना है? एक Q चार्ज रखा गया है। यहाँ पे एक Q चार्ज रखा गया है, और इस Q चार्ज पे हमें कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। अच्छा, जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमें क्या बता रहा था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता रहा था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी F/Q, यानी एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो यूनिट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है यह बता रहा है कौन? E बता रहा है। तो Q चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स क्या आ जाएगा? Q × E। नहीं समझे? देखिए फिर से बता रहा हूँ। ये E जो है हमें बताता है, E जो है क्या बताता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज F/Q, यानी न्यूटन पर कूलम। यानी कितना फोर्स लग रहा है एक कूलम के चार्ज पर। तो मान लीजिए एक कूलम के चार्ज पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो Q कूलम के चार्ज पे 10 Q न्यूटन फोर्स लगेगा। समझिए वही। तो F बराबर क्या होगा? Q × E। कोई भी चार्ज दिया रहा है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, क्या करेंगे हम?
उस Q को E से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फोर्स निकल जाएगा Q इंटू E। ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? ये फोर्स Q एक्सपीरियंस कर रहा है। हालांकि हमारे पास अगर सोर्स चार्ज दिया रहता तो वो सोर्स चार्ज भी इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और इसमें कुछ एक दो पॉइंट है, देख लेते हैं। It obeys the superposition principle, that is, the field intensity at a point due to a system of charges is vector sum of the field intensities due to individual point charges। देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है, ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास चार्जेस हैं। और इन सारे चार्जेस के चलते हमें किसी भी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे हमको ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सारे चार्जेस के चलते इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता है। ये और Q5, ये कौन हुआ? E2 है, ये E1 है, और ये मान लीजिए माइनस में था तो इसका ये कौन सा है? ये E3 है। अच्छा, ये Q4 पॉजिटिव है, Q4 वैल्यू इधर होगा, E4। अच्छा, ये Q5 भी मान लीजिए नेगेटिव है, तो ये हो गया क्या हमारा? E5। ठीक है, तो P पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन, इस P पर हम सबका क्या ऐड करके निकाल लेंगे। जो भी हमारा E होगा वो क्या हो जाएगा? ऐसा तो इसको ऐड करना मुश्किल है क्योंकि हमें एंगल उंगल पता नहीं है। अगर हमारा सिंपली ऐसे रहता है कि ये कोई चार्ज है Q1 और यहाँ पे कोई चार्ज है Q2, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट में हमें निकालना है। क्या करेंगे? इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? E1। ठीक, अच्छा, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा वो किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा, इसका वैल्यू मान लेंगे क्या है? E2। अच्छा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन। अब तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी। मान लीजिए कोई भी चार्ज बॉडी है, Q चार्ज है इस पे, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपका इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैंने बताया था? बाहर की ओर। तो वही हम एक दिखाने के लिए, जैसे आप लोग को पता है कि कोई एक मान लीजिए बल्ब है, कोई एक ये बल्ब है, तो इससे जो हमारा डायरेक्शन ये लाइट आता है, हम लाइट को रिप्रेजेंट, लाइट तो दिखता नहीं है, लाइट नहीं दिखता, लाइट का रिफ्लेक्शन, हम लोग रिफ्लेक्शन के चलते ऑब्जेक्ट देखते हैं, लाइट नहीं दिखता। तो ये लाइट से जो रिफ्लेक्ट हुआ रे आया, तो रे को हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन खींच देते हैं। तो आप वेव ऑप्टिक्स पढ़े होंगे या पढ़िएगा, 9th-10th में पढ़े भी होंगे, आप लोगों ने ऐसे वगैरह कुछ किया होगा। क्या सच में वो लाइन होती है क्या? जैसे रेखाएं दिखती हैं क्या हमें लाइट की? नहीं दिखती हैं, लेकिन हम लोग उसको समझने के लिए, एक बेटर वे में समझने के लिए, अच्छे से डिफाइन करने के लिए उसको लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो क्या होता है, उसी तरह से ये हमें अगर किसी चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है तो उसको लाइन से दिखाते हैं। अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो हम इसको ऐसे लाइन से दिखाएंगे। अच्छा, अब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है, तो लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन यहाँ क्या होगा? बाहर की ओर होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा क्या होगा? बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा क्या होगा? अंदर की ओर। ये पॉजिटिव चार्ज था, और ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर होंगे। यह केवल एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्यों अंदर की ओर? मान लीजिए हम यहाँ पे 1 कूलम टेस्ट है, हमारा क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव यूनिट चार्ज होना चाहिए था। तो पॉजिटिव यूनिट चार्ज, यानी अगर 1 कूलम चार्ज हम यहाँ पर रखते हैं तो उस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी किधर होगा? अंदर की ओर। तो उसी को हम एक लाइन से दिखाते हैं, वही एक लाइन से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और इसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें और ये अच्छे से क्लियरफाई हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो आज के मैंने थ्योरेटिकल पार्ट समझा दिया, मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी इसका समझा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का,
जो ऑब्जेक्टिव में हमारे बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में आते हैं हमेशा। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। देखिए क्या कहता है, चलिए हम एक फिगर फिर से बनाते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे होगा, इसे निकलते हुए बाहर की ओर, निकलते हुए बाहर की ओर। अच्छा, अगर एक हमारा नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरह से होगा। यही तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो क्या बोल रहा है कि देखिए ये जो हम देख रहे हैं कि इससे जो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो इससे निकलकर कहाँ तक जा रही है, इन्फिनाइट तक। पॉजिटिव चार्ज से निकलकर कहाँ जा रही है, इन्फिनाइट तक। वही बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज पे जो ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कहाँ से आ रही है, ये इन्फिनिटी से ही आ रही हैं, या अगर आसपास में कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ से आ रही हैं। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट किया, इस केस में इन्फिनिटी से ओरिजिनेट किया, और इसी में देखिए एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, ये इन्फिनिटी से आकर कहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा क्या पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट करके, सॉरी ओरिजिनेट करके पॉजिटिव चार्ज से निकलकर कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनाइट तक जाएंगी, या नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट करती हैं कहाँ से निकल के, इन्फिनाइट से आकर। देखिए नेगेटिव चार्ज में कहाँ से आ रही हैं, ये इन्फिनाइट से आ रही हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज में कहाँ से आ रही हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से ही निकलकर इन्फिनाइट तक जा रही हैं। लेकिन अगर दो चार्ज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक पास रख दिया गया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज से निकला नेगेटिव में चला गया, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में चला गया। उसी तरह से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, और यहाँ पे कहाँ से निकल रहा है, इन्फिनिटी से। तो वही बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज या इन्फिनिटी, या तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा या इन्फिनिटी से। यहाँ पे आया तो कहाँ से आया, इसमें जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। अब इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है, ये कुछ भी हो सकता है। अब देखिए मेरे हाथ के केस में और मेरे आँख के केस में ये मेरे लिए छोटा सा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ इतना तक रख दूँ तो मेरे लिए इसका हाइट क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि मैं इसको देख नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस रिलेटिव टर्म है, साइज और डिस्टेंस रिलेटिव टर्म है। तो ये ऐसे तो ये किसी पॉजिटिव चार्ज से नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज कहीं इन्फिनाइट में भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी या इन्फिनाइट से निकलेंगी, जाएंगी कहाँ, या तो नेगेटिव चार्ज पे जाएंगी या इन्फिनाइट पे जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट। चलिए मान लीजिए ये तो सीधा, इस पे तो टेंजेंट खींचेंगे तो इसी डायरेक्शन में होगा, ये थोड़ा टेढ़ा है। अगर इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो तो यहाँ पे हम टेंजेंट खींच देंगे, और इस यही हमें बताएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर दो एक ही चार्ज के चलते दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो वो दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्यों नहीं काट सकती हैं, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे ये काटेंगी, यहीं पे काट रही हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे जो हम टेंजेंट खींचेंगे तो उस टेंजेंट का दो डायरेक्शन होगा, तो एक ही वेक्टर का एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट नहीं सकती। नेक्स्ट है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी इज हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाई। बोला अगर कोई चार्ज है, अगर कोई चार्ज Q है,
इसके चलते हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी बहुत ज़्यादा कर दी है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा कर दी, इधर थोड़ा कम कर दी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। एंड वाइस वर्सा, यानी अगर कहीं पे डेंसिटी देखिए, इस पॉइंट पे डेंसिटी क्या है, कम है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। ऐसे तो हाँ, क्वेश्चन जो करेंगे उसमें और इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और आप लोग को कोई प्रॉब्लम है क्लास समझने में तो आप लोग मुझे बेझिझक बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उनको सुधारने की।